डियर स्टूडेंट्स, आप कैसे हैं? आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे, आपकी फैमिली में भी सब ठीक होंगे और आपको लगातार अपने एग्ज़ाम की टेंशन भी हो रही होगी। तो आपको टेंशन होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम आपके लिए लगातार जो आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं आंसर पेपर में आए हुए हैं लास्ट ईयर में, उनका सोल्यूशन लगातार आपको हम दे रहे हैं। किन्हीं कारणों से हम 2 दिन आपको वीडियो नहीं दे पाए, लेकिन आज हम आपको 2 वीडियोज़ इकट्ठी आपको डालते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमने आपको इससे पहले वाली वीडियो में जो क्वेश्चन आपको सोल्व कराए थे, वो क्वेश्चन जो हैं आपके कहाँ तक थे वो मैं आपको बताता हूँ। ये क्वेश्चन थे आपके क्वेश्चन नंबर 7 तक, उसके हमने सारे क्वेश्चन करा दिए थे आंसर उसके, और अब क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। और ये सेट का 8 और 9 2 क्वेश्चन बचे हुए हैं, ये अंतिम इसके क्वेश्चन हैं। तो शुरू करते हैं 8वां प्रश्न। 8वां प्रश्न है, एम्पियर का परिपथीय नियम क्या है? एम्पियर मैक्सवेल का संशोधन नियम बताइए तथा इसकी सहायता से विस्थापन धारा को समझाइए। तो मैं सबसे पहले आपको एक सूत्र लिख देता हूँ। एम्पियर का परिपथीय नियम होता क्या है? एम्पियर का परिपथीय नियम, इसको हम लिखते हैं पहले। एम्पियर का परिपथीय नियम होता क्या है? किसी बंद वक्र की परिता, किसी बंद वक्र के परिता चुंबकीय क्षेत्र भी, चुंबकीय क्षेत्र V का रेखीय समाकलन, का रेखीय समाकलन उस वक्र द्वारा घेरे गए क्षेत्रफल, उस वक्र द्वारा घेरे गए क्षेत्रफल के रेखीय क्षेत्रफल का रेखीय समाकलन, इसमें है आपका घेरे गए क्षेत्रफल से, ये गलत हो गया यहाँ से, वक्र द्वारा घेरे गए क्षेत्रफल से गुजरने वाली कुल धारा, गुजरने वाली कुल धारा I का μ0 गुना होता है। जी आपको यानी था किसी बंद वक्र के परिता चुंबकीय क्षेत्र V का रेखीय समाकलन उस वक्र द्वारा घेरे गए क्षेत्रफल से गुजरने वाली कुल धारा I का μ0 गुना होता है। अब इसका एक फार्मूला होता है, समाकलन VTL इक्वल μ0 I। यहां से क्या है, एक तार है, ये तार है एक, और इसके कारण इसके चारों ओर क्या होगा, ये चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। इसमें जो है I धारा प्रवाहित करते हैं इस तरह से, तो इसके चारों ओर क्या हुआ, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाए। और मान लीजिए यहां से ये समान r दूरी पर है और एक यहां से रेखीय लंबाई हम क्या करते हैं, dl ले लेते हैं, इसे हम लंबाई का अवयव या क्या कह सकते हैं, इसके लिए अल्पांश लंबाई कह सकते हैं। तो इसके द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र जो आपका भी है, इन दोनों का जो रेखीय समाकलन है वो उसमें जो धारा प्रवाहित हो रही है उसका μ0 गुना होता है। इसका मतलब ये होगा, आप समझ गए होंगे इस बात के लिए।
तो ये इसका सूत्र होता है, देखिए एम्पियर का पर्वतीय नियम का। अब इसके बाद में क्या है, इसमें एक चीज और दे रखी है कि एम्पियर मैक्सवेल का संशोधित नियम। एम्पियर मैक्सवेल का संशोधित नियम क्या है वो हम आपको बताते हैं। देखिए एम्पियर मैक्सवेल का संशोधन नियम। एम्पियर मैक्सवेल नियम संशोधन, इसका अर्थ हुआ संशोधन। एम्पियर के नियम में मैक्सवेल ने क्या किया, संशोधन किया। उन्होंने क्या कहा, ये तो निश्चित तय है कि जब कोई विद्युत धारा किसी तार में बहती है जिसे हम चालन धारा कहते हैं, उसके द्वारा जो उसका रेखीय समाकलन, अभी आपने देखा वेक्टर v डॉट dl वेक्टर का समाकलन बराबर किसके होता है, म्यू 0 I के। उन्होंने इसके बताया कि इस चालन धारा के साथ साथ वहां पर क्या है, एक विस्थापन धारा भी उत्पन्न होती है। और उन्होंने इसका संशोधन करके इसका सूत्र दिया। वो सूत्र क्या है वो देखिए, इनका हो गया कंप्लीट इंटीग्रेशन dl वेक्टर म्यू 0 IC प्लस IT। ठीक है, यहां से IC क्या है, IC जो चालन धारा आपकी जो सामान्य धारा होती है चालक में बहने वाली, इसको गुणा कर दीजिए म्यू 0। अब ID जो विस्थापन धारा वो होती है आपकी d phi e अपॉन में d। तो इस तरह से इन्होंने इस नियम का संशोधन करते हुए कहा कि जो चालन धारा है इसके अलावा इसमें जो है कौन सी विस्थापन धारा भी उत्पन्न होती है। और उन्होंने फिर इस तरह से इसका सूत्र दिया। इसी को एम्पियर मैक्सवेल नियम संशोधन कहा जाता है। साथ में इसमें विस्थापन धारा को बताया गया है। विस्थापन धारा क्या होती है, विस्थापन धारा, ठीक है। तो विस्थापन धारा में क्या कहा गया, यहां पर ये इन्होंने बताया है कि एम्पियर मैक्सवेल के संशोधन नियम बताइए तथा इसकी सहायता से विस्थापन धारा का मान भी आप बताइए। विस्थापन धारा क्या होती है, विस्थापन धारा क्या है, किसी भी परिपथ में जो विद्युत फ्लक्स है वो परिवर्तन की दर किसके बराबर होती है, विस्थापन धारा के बराबर होती है। अर्थात यहाँ पर जो विस्थापन धारा उसको IT से कहते हैं और ये एप्सिलॉन 0 d phi e अपॉन dt के बराबर है। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि चुंबकीय वैद्युत फ्लक्स है तो बद्ध और इसे समय से भाग दिया गया है तो ये दर बन गया। तो किसी भी परिपथ में जो है वैद्युत फ्लक्स परिवर्तन की जो दर है वही क्या कहलाएगी, आपकी विस्थापन धारा कहलाती है। अब ये बात आती है व्यवहार में इस धारा को देखा जा सकता है क्या, हाँ देखा जा सकता है। अगर मान लीजिए क्या है, आपने देखा होगा कि बहुत बहुत हाई वोल्टेज के तार होते हैं, जब आपस में क्या करते हैं वो टूट जाते हैं, वो तार टूट गया मान लीजिए, तो या यूं कहने कि एक तार इधर से आया हुआ एक तार इधर से आया हुआ, वो जुड़े हुए नहीं है। इसके बाद भी इसमें बीच में जो है एक चिनगारी जैसी सीढ़ी चलती हुई आपको दिखाई देती है। अर्थात ये धारा फिर भी जो है इस सिरे से सिरे की ओर विस्थापित हो रही है, ये वैद्युत क्षेत्र के कारण हो रही है और इस समय के साथ यहाँ से यहाँ तक विस्थापित होती है बिना किसी तार के जुड़े हुए। ये आपने देखा होगा। तो इस धारा को आप क्या कहेंगे, विस्थापन धारा कहते हैं। नेक्स्ट इसमें जो है दिया हुआ है इसका अथवा क्वेश्चन। अथवा में क्या है, इसका अथवा क्वेश्चन दिया है उत्तर 8 का अथवा। अथवा में क्या दिया हुआ है, अथवा में दिया हुआ है
दो समांतर रेखीय धारावाही चालकों के बीच लगने वाले बल के लिए सूत्र की स्थापना कीजिए, इसके आधार पर एम्पीयर की परिभाषा भी दीजिए। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या कहा गया, दो समांतर धारावाही चालक है इस तरह से, और ये दूसरे से मान लीजिए r दूरी पर रखे हुए हैं, इसको हम PQ, इसको RS नाम दे दीजिए, और उनकी जो लंबाई है वो L है। यहां पर इनमें जो बहने वाली धाराएं हैं I1, इसमें बहने वाली धारा I2। इसको हम धारा दिशा ऐसे भी दिखा सकते हैं, एक इधर को दिखा सकते हैं और एक इधर को भी दिखा सकते हैं। अब इनमें फर्क क्या होता है, पहले तो मैं आपको इसके बारे में बता दूं। जब दो समांतर चालक एक दूसरे के रखे होते हैं किस दूरी पर, और उनमें धाराएं अगर समान दिशा में बह रही हैं, तो उनके बीच जो आपका चुंबकीय बल कार्य करेगा वो आपका क्या होगा, आकर्षण होगा। इसके बीच में कौन सा बल होगा, आकर्षण। और जब विपरीत दिशा में होगी तो इसके होगा प्रतिकर्षण बल, प्रतिकर्षण बल। तो ये आप समझ लें, ये आवेश जैसा नहीं है, ये धाराओं का हिसाब अलग है इसका। तो अब चूंकि धाराएं प्रभावित होंगी, तो धाराएं जब प्रभावित होंगी इनके में, तो इनके कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा तो उसकी चुंबकीय बल भी उत्पन्न होगा। तो वही आपको चुंबकीय बल निकालना है। तो हम एक क्षेत्र को यहां बनाते हैं, तो इसकी भाषा क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम ये देखेंगे, माना PQ तथा RS दो क्या है, समांतर धारावाही चालक हैं, जिनकी लंबाई क्या है, L है। दोनों की समान लंबाई L है, एक दूसरे से समान r दूरी पर रखे हुए हैं। PQ में बहने वाली धारा I1 और RS में बहने वाली धारा कौन सी है, I2। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, देखो यहां पर इस धारा के कारण क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। अब कहां उत्पन्न होगा, इसमें, ये धारा यहां बह रही है, इसके कारण यहां चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, ऐसे। ठीक है, जिसके कारण यहां बल लगेगा। ठीक, इधर क्या होगा, इस धारा के कारण इस पर क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। इसमें हमने इस तरह से दिखा दिया, ये भी चुंबकीय बल लगाएगा। आपको पता है आकर्षण बल लग रहा है, इसलिए दोनों में इस तरह से बल कार्य करेंगे। तो अब देखिए इसका मतलब क्या है, ये हमने जो स्टार बना दिया है, स्टार का मतलब भी होता है चुंबकीय क्षेत्र तल के लंबवत ऊपर की ओर, और इसका मतलब क्या हुआ, चुंबकीय क्षेत्र तल के लंबवत नीचे की ओर। ठीक है, अब आप कहेंगे कि ऊपर नीचे के साथ कैसे क्या होगा। आपने देखो ये मैक्सवेल का नियम पढ़ा होगा, चुंबकीय क्षेत्र की उंगलियों का नियम। उसमें क्या होता है, जैसे चालक है, चालक में जो बहने वाली धारा है इस तरह से, अंगूठे की दिशा में इस तरह से है, इस तरह से, और उंगलियां उस बिंदु की ओर संकेत करती हैं जहां पर क्या है, हमने वो निकालना है, क्या, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निकालनी है। ध्यान दीजिए, ये चालक की दिशा इस तरह होगी, धारा यहाँ बह रही है, तो ये जो उंगलियां हैं उस ओर संकेत करेंगी जहां पर हमें चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। तो वो चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, हमेशा इस दिशा में, ऐसे बाहर की ओर ऊपर दिशा में होगा। तो यही कंडीशंस यहाँ पर दिखाई गई हैं।
यहाँ पर जो स्टार जो बनाया गया है इसमें क्या लंबवत ऊपर की ओर नहीं बल्कि नीचे की ओर से करता है, ये उल्टा लिख दिया है, इसको थोड़ा सा सही कर लें, नीचे की ओर, ये नीचे की ओर है और ये ऊपर की ओर, ठीक है। क्योंकि देखो इस तरह से करेंगे हम ऐसे, तो क्या होगा, इसके कारण जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो यहाँ होगा, अर्थात लंबवत ऊपर की दिशा में होगा इस तरह से, और इसके कारण होगा वो क्या होगा, ऐसे होगा, तो वो नीचे डायरेक्शन में होगा। इसके कारण यहाँ उत्पन्न हो रहा है, इसका कारण यहाँ उत्पन्न हो रहा है। तो डॉट का मतलब क्या हो गया, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत ऊपर की ओर हो गया, और ये स्टार का मतलब हो गया चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत नीचे की ओर हो गया। ये दिशा आपको समझ में आ गई है। अब हम बात करते हैं इनके बीच लगने वाले बल, इनके बीच लगने वाला बल क्या होगा वो देखो। तो पहले तुम क्या करेंगे, देखिए चालक पी क्यू में बहने वाली धारा I1 के कारण चालक RS के किसी बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, ये आपका V1 होगा, μ0 अपान में कितना हो गया 2 पाई इंटू I1 अपान में R, ठीक है। ये आपको पता है कैसे, कोई तार है मान लीजिए, इससे 8 दूरी पर अगर हमें चुंबकीय क्षेत्र निकालना है तो आप जानते हैं अनंत लंबाई की चालक तार के लिए आपका आता है इस तरह से कि V बराबर μ0 अपान 2 पाई और I अपान R, ये सूत्र होता है, आप जानते हैं। उसी हिसाब से केवल इस तार की बात करते हैं, इस तार में बहने वाली धारा का जो मान है उसके कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, वो 8 दूरी पर स्थित चालक के किसी बिंदु पर होगा। तो यहाँ पर V1 बराबर इतना आ गया। अब यहाँ से ये चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो गया। अब इधर देखिए, इसमें धारा कौन सी बह रही है, I2 धारा बह रही है। तो क्या होगा, इसके कारण इस पर लगने वाला चुंबकीय बल क्या होगा वो हम आपको बता रहे हैं। तो यहाँ से ये आपकी धारा निकल गई, निकलने के बाद चालक कौन सा है, चालक आपका होगा RS की लंबाई L पर, अभी तो हम किसी बिंदु पर हो गया, अब पूरी लंबाई को देखते हैं। चालक RS की लंबाई L पर लगने वाला चुंबकीय बल, ये आपका हो जाएगा F बराबर V1 I2 साइन L भी लिखा जाएगा यहाँ से, लाइन लंबाई है, चलिए V1 I2 L साइन थीटा। अब यहाँ पर देखिए, आप देख रहे हैं अच्छी तरह से जो आपका बल है इसके तल की लंबवत है, अर्थात यहाँ थीटा क्या होगा 90 डिग्री होगा। तो यहाँ से थीटा बराबर हो गया 90 डिग्री, और साइन 90 जो है वो कितना होता है 1। ये V1 की वैल्यू क्या वैल्यू था कि यहाँ रख लीजिए, तो F बराबर क्या हो जाएगा μ0 I1 I2 L साइन 90, और अपान में क्या हो जाएगा आपका ये 2 पाई R, साइन 90 की वैल्यू 1 हो गई। तो इस तरह से यहाँ से क्या हो जाएगा F बराबर μ0 अपान 2 पाई I1 I2 अपान में R और इंटू L। ये तो पूरी लंबाई के लिए बल आपका आ गया। अगर हमें एकांक लंबाई को निकालना है तो उसकी लंबाई से भाग दे दीजिए। चालक
की एकांक लंबाई पर लगने वाला चुंबकीय बल, बल क्या हो जाएगा, F बराबर F अपान L, F को बाहर दे दीजिए L से, तो यहाँ से हो जाएगा μ0 अपान में 2 इंटू I1 I2 अपान में R। इस तरह से ये एकांक लंबाई पर लगने वाले बल का ये सूत्र आपका आ गया। यहाँ पर जो आपकी वैल्यू दे रखी है μ0 अपान 2 इसकी जो वैल्यू होती है 2 गुणा इसकी घात माइनस 7। अच्छा, मात्रा क्या बनेगा इसका, देखिए यहाँ से एल से इधर कट जाएगा, तो न्यूटन प्रति एम्पीयर स्क्वायर बनेगा, न्यूटन प्रति एम्पीयर स्क्वायर इसकी ये वैल्यू होती है। ये बहुत आसानी से आप समझ सकते हैं। इसके लिए तो आप फिर समझ लें कि माना PQ तथा RS दो समांतर धारावाही चालक हैं जो एक दूसरे से समान दूरी पर रखे हैं। इनकी समान जो लंबाई है कितनी है, L है, ये हमने मान लिया। इनमें बहने वाली धाराएं कौन सी, I1 और I2 है। तो चालक PQ में बहने वाली धारा I के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा RS के किसी भी बिंदु पर। हम निकाल सकते हैं V1 बराबर μ0 अपान 2 I1 अपान R। अब चालक RS के तो किसी भी बिंदु पर हो सकता है। अब हम पूरी लंबाई को देखते हैं। पूरी लंबाई पर लगने वाला बल क्या हो जाएगा, F बराबर सूत्र क्या होगा, IVL sin थीटा। उससे हम क्या करेंगे, आपका धारा तो I2 हो गई और क्षेत्रफल हो गया आपका V1, ये आपका लंबाई L sin थीटा हो गया। अब यहाँ पे जो बल लगेगा वो क्षेत्र के लंबवत होगा, इसलिए थीटा यहाँ पर 90 हो गया। और इस तरह से हमने sin 90 की वैल्यू रख दी और ये वैल्यू आ गई यहाँ से। ये कुल लंबाई पर लगने वाला चुंबकीय बल आपको याद हो गया दोनों चालकों के बीच में। और एकांक लंबाई को अगर निकालना है तो हम L से भाग कर देंगे। इस कांस्टेंट μ0 अपान 2 बराबर 2 गुणा इसके माइनस 7 न्यूटन प्रति एम्पीयर स्क्वायर होता है, जहां पर μ0 क्या है, निर्वात की विद्युतशीलता है, सॉरी चुंबकशीलता है। ये क्वेश्चन आपका, ये क्वेश्चन नंबर 8 का अथवा पूरा हुआ। अभी लास्ट क्वेश्चन है इसका 9, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या होगा वो मैं आपको बताता हूँ। सॉरी, अब इसमें जो है एक और भी नियम आपका रह गया है। इसमें नियम क्या रह गया, एम्पीयर की धारा का नियम बताना है। एक एम्पीयर क्या होती है या एम्पीयर की परिभाषा क्या होती है बताने को रह गया क्वेश्चन नंबर 8 में। एम्पीयर की परिभाषा, एम्पीयर की परिभाषा या एक एम्पीयर की परिभाषा। एम्पीयर की परिभाषा क्या होती है, हम जानते हैं तो समांतर चालकों के बीच लगने वाला जो बल है F बराबर क्या हो गया आपका μ0 अपान 2 I1 I2 L अपान में R। यदि क्या है, यदि I1 बराबर I2 बराबर क्या है 1 एम्पीयर है और इनके बीच की दूरी है 1 मीटर है और जो लंबाई है वो भी आपकी 1 मीटर है और μ0 अपान 2 का मान 2 गुणा इसके घात 7 है, तो क्या होगा 2 गुणा इसके घात माइनस 7। ये सारे मान जब रखेंगे तो यहाँ 1 आ जाएगा, 1 से गुणा करने इतना आ जाएगा, रखा इतना न्यूटन हो गया। ठीक है, तो एम्पीयर की परिभाषा किस तरह से देते हैं, एक एम्पीयर वह धारा है जो 1 मीटर लंबे दो समांतर धारावाही चालक जो एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर रखे हैं उनके बीच अगर 2 गुणा इसके घात माइनस 7 न्यूटन का बल उत्पन्न कर दे तो उस धारा को हम क्या कहेंगे, एम्पीयर या 1 एम्पीयर कहते हैं। एक बार फिर समझ लें, 1 एम्पीयर या एम्पीयर धारा का वो मान है जो किसी एकांक लंबाई या 1 मीटर लंबाई के दो समांतर और 1 मीटर दूरी पर रखे हुए धारावाही चालकों को प्रभावित करने पर अगर उनमें 2 गुणा इसकी घात माइनस 7 न्यूटन का बल उत्पन्न कर दे तो उस धारा को हम 1 एम्पीयर कहते हैं। ये बात आपको समझ में आ गई होगी।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 9, लास्ट क्वेश्चन है इसका, उत्तर नंबर 9। उत्तर नंबर 9 में जो है आपको क्या दिया है, ट्रांसफार्मर का सिद्धांत क्या होता है, ऊंचाई तथा अपचाई ट्रांसफार्मर में क्या अंतर है, ट्रांसफार्मर में ऊर्जा क्षय के कारणों का उल्लेख कीजिए, ये आपको बताना है। तो देखिए यहां से ट्रांसफार्मर का सिद्धांत, ट्रांसफार्मर का सिद्धांत, ट्रांसफार्मर का जो सिद्धांत है अन्योन्य प्रेरण पर आधारित है। किस पर आधारित है, अन्योन्य प्रेरण के आधार पर इसको हम समझा सकते हैं। अन्योन्य प्रेरण क्या होता है, जैसे दो कुंडली है, एक कुंडली में हम जब क्या करते हैं, धारा के मान में परिवर्तन करते हैं तो क्या होता है, उसमें चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। अर्थात यूं कह सकते हैं कि जब एक कुंडली में धारा प्रवाहित करते हैं तो दूसरी कुंडली में भी क्या है, धारा प्रेरित हो जाती है। ये घटना आपका जो है अन्योन्य प्रेरण कहलाती है। बिना किसी तार के कारण दो कुंडली रखते हैं आसपास और एक कुंडली में हम विद्युत धारा प्रवाहित करें तो क्या होगा, दूसरी में भी वही धारा प्रेरित हो जाएगी दूसरी कुंडली में, पहली धारा के परिवर्तन के कारण। अब देखिए यहां से अन्योन्य प्रेरण आपके समझ में आ गया। ट्रांसफार्मर इसी सिद्धांत पर कार्य करता है, क्योंकि ट्रांसफार्मर में दो कुंडली होती हैं, एक प्राथमिक कुंडली, एक द्वितीय कुंडली। उसकी हम रचना के बारे में बात बताएंगे। पहले इस क्वेश्चन जो दिया हुआ है उसको हम सही तरीके से आपको समझाते हैं। सिद्धांत क्या है इसका, आपको बता दिया, अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित है। अब ये होता क्या है, इसमें क्या है, ये उच्च विभव की निर्बल धारा को निम्न विभव की प्रबल धारा में बदलता है। इसका उल्टा नहीं कहेंगे, ये क्या है, उच्च विभव यानी हाई वोल्टेज की जो वीक करंट है, यानी कि उच्च विभव की जो आपके निर्बल धारा है उसको निम्न विभव की प्रबल धारा में बदलता है। अथवा यूं कह सकते हैं कि निम्न विभव की कौन सी प्रबल धारा को उच्च विभव की निर्बल धारा में ये बदलता है। ये इसका सिद्धांत है। अब इसमें क्या कह रखा है, इसमें कहा है कि उच्चाई तथा अपचाई ट्रांसफार्मर में अंतर बताइए। देखिए ध्यान से, अंतर क्या होता है इसमें, ऊंचाई ट्रांसफार्मर और एक होता है अपचाई ट्रांसफार्मर। दो ट्रांसफार्मर है, इसमें अंतर क्या है, देखिए इसमें दो कुंडली होती है, एक प्राथमिक कुंडली और दूसरी होती है द्वितीय कुंडली। ऊंचाई ट्रांसफार्मर में क्या है, प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या से कैसी कम है, या यूं कह सकते हैं द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या तार के प्राथमिक कुंडली में तार के फेरों की संख्या से कैसी होती अधिक है, जिसके कारण ऊंचाई ट्रांसफार्मर क्या करता है, वोल्टेज को हाई कर देता है, क्योंकि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन बहुत ज्यादा होगा। अपचाई ट्रांसफार्मर क्या है, इसमें प्राथमिक कुंडली में तार के फेरों की संख्या अधिक होती है, द्वितीय कुंडली में तार के फेरों की संख्या कैसी होती है, कम होती है। दूसरा कारण इसका क्या है, ये लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में बदलता है और ये क्या करता है, हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में बदलता है। ये इसके जो है अंतर है ऊंचाई और अपचाई ट्रांसफार्मर के। अब अगला इसमें क्वेश्चन और भी अटैच है साथ में, ट्रांसफार्मर में ऊर्जा क्षय के कारणों का उल्लेख कीजिए।
ट्रांसफार्मर जो ऊर्जा क्षय है वो किस प्रकार से होता है, देखिए, क्योंकि पूरी पूरी जो वोल्टेज है वो आपकी नहीं हमें प्राप्त होती है, उसका कुछ ना कुछ भाग कहीं ना कहीं हमारा जो है नष्ट हो जाता है। तो वो क्या होगा, देखिए, ट्रांसफार्मर में ऊर्जा हानियां या ऊर्जा का क्षय कहां कहां होता है, एक तो, दूसरा यहां होता है तांबर हानि कह सकते हैं इसे, या तांबे के तारों में हानि कह सकते हैं इसके लिए हम, तांबर हानि या तांबे के तारों में हानि। ये क्या होता है, जब हम क्या करते हैं, आपको पता है ट्रांसफार्मर भी तार होते हैं, वो तांबे के तार होते हैं, जब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो आप जानते हैं कि वो तार गर्म हो जाते हैं, अर्थात विद्युत ऊर्जा का कुछ भाग जो है वो ऊष्मा के रूप में क्या हो जाता है, खर्च हो जाता है। दूसरी चीज, लोहे की क्रोड में ऊष्मा के रूप में हम जानते हैं कि जो आपके लोहे की क्रोड है वो टुकड़े के रूप में अगर है तो उसमें जब चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेंगे तो उसमें क्या होगा, भंवर धारा उत्पन्न हो जाती है। भंवर धारा उत्पन्न होने से क्या होगा, ऊर्जा, वो टुकड़ा गर्म हो जाएगा, अर्थात विद्युत ऊर्जा का बहुत सारा भाग क्या होता है, ऊष्मा के रूप में कैसा हो जाता है, क्षय हो जाता है, नष्ट हो जाता है। तो इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं कि ट्रांसफार्मर की जो क्रोड है पटलित करके बनाते हैं, अर्थात पत्तियों के रूप में, पूरा टुकड़ा नहीं, पत्तियों के रूप में एक ऊपर रख करके ऐसे बनाते हैं, आपने देखा भी होगा ट्रांसफार्मर के लिए। और होता है आपका शैथिल्य हानि, एक होती है शैथिल्य हानि। शैथिल्य हानि क्या होता है, जब हम क्या करते हैं, विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो क्या होता है, उसकी जो क्रोड है वो चुंबकित और विचुंबकित होती है, जिसके कारण क्या है, वहां पर ऊर्जा का बहुत सारा भाग जो है ऊष्मा के रूप में क्या हो जाता है, खर्च हो जाता है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो ट्रांसफार्मर है उसमें जो विद्युत ऊर्जा है वो ऊष्मा के रूप में कई तरीके से मैंने आपको बताई वो हानि हो जाती है। अब स्टूडेंट्स, इसमें आगे दिया हुआ है फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण नियमों का उल्लेख कीजिए। चुंबकीय क्षेत्र का फ्लक्स समय के साथ समीकरण फाई बराबर AT² प्लस BT प्लस C वेबर अनुसार परिवर्तित होता है। तो आपको याद करना, ABC का मात्रक बताइए, C की वैल्यू दे रखी, A की, B की, सारी वैल्यू आपको दे रखी है, तो बल का मान ज्ञात कीजिए। तो इसका अथवा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 का अथवा। क्वेश्चन नंबर 9 के अथवा में क्या क्या दिया है, एक दिया है आपके फैराडे के नियम, फैराडे के नियम, विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी क्या है, फैराडे के नियम, विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी फैराडे के नियम संबंधी फैराडे के नियम। पहला नियम क्या है, इसको हम प्रथम नियम या न्यूमैन का नियम कहते हैं, इसे न्यूमैन का नियम। ठीक है, प्रथम नियम क्या है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम क्या है, अगर क्या है, किसी भी परपथ में किसमें विद्युत फ्लक्स में परिवर्तन किया जाता है तो उसमें जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की ऋणात्मक दर के
अणक्रमानुपाती होता है। यदि किसी परवलय में क्या है, विद्युत चुम्बकीय फ्लक्स में परिवर्तन किया जाता है तो उसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, और ये प्रेरित विद्युत वाहक बल क्या है, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की ऋणात्मक दर के समानुपाती होता है। इसे हम प्रथम नियम कहते हैं या न्यूमैन का नियम कहते हैं। ये होता किस तरह से, मान डेल्टा टी समयांतराल में चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन डेल्टा फाई पी है, डेल्टा फाई पी है, तो प्रेरित विद्युत वाहक बल, प्रेरित विद्युत वाहक बल ई होता है, ई बराबर क्या हो जाएगा, माइनस डेल्टा फाई वी अपॉन में डेल्टा टी। इस तरह से हो गया। अब क्या करेंगे, डेल्टा टी जो है अशून्य समतल है, इसलिए हम क्या करेंगे, लिमिट ले लेंगे इसकी, माइनस लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, यहाँ हो जाएगा डेल्टा फाई वी अपॉन में डेल्टा टी। इसको हम लिख सकते हैं ई बराबर माइनस डेल्टा डी में कन्वर्ट हो जाएगा डी फाई वी अपॉन में डी। यहाँ पर जो माइनस चिन्ह है वो क्या कर रहा है, वे चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन का विरोध का आपका प्रतीक है। तो ये आपका प्रथम नियम हुआ। द्वितीय नियम क्या है इसका, इसको देख लो सही तरीके से, फिर आपको हम द्वितीय नियम बताते हैं। इसका द्वितीय नियम क्या है, देखिए द्वितीय नियम, इसे लेंज का नियम भी कहते हैं। द्वितीय नियम या लेंज का नियम, लेंज का नियम। द्वितीय नियम क्या है, किसी परिपथ में जो है प्रेरित विद्युत वाहक बल या प्रेरित धारा की दिशा सदैव उस कारण का विरोध करती है जिससे वो उत्पन्न होती है। एक बार फिर समझ लें, किसी विद्युत परिपथ में प्रेरित विद्युत धारा अथवा प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा सदैव ऐसी होती है जो उस कारण का विरोध करती है जिससे वो उत्पन्न होती है, और इसे हम लेंज का नियम भी कहते हैं। और ये ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित होता है। ऊर्जा संरक्षण, एक नंबर क्वेश्चन आ सकता है, ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित होता है। तो ये फैराडे के दोनों नियम हमने आपको बताया। इसमें क्वेश्चन भी लगा हुआ है, उसको भी हम आपको समझाते हैं अच्छी तरह से। क्वेश्चन क्या है इसका, क्वेश्चन है इसमें चुंबकीय क्षेत्र का फ्लक्स समय के साथ समीकरण फाई बराबर AT स्क्वायर प्लस BT प्लस C वेबर के अनुसार परिवर्तित होता है, तो A, V तथा C के मात्रक ज्ञात कीजिए और विद्युत वाहक बल की गणना भी ज्ञात करनी है। तो यहाँ से देखिए, जो मान हमें दिया हुआ समीकरण दिया है, उस समीकरण को सबसे पहले हम लिख लेते हैं। देखिए समीकरण आपको दिया है फाई फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स फाई बराबर आपको दिया है, इसे लिख लिया चाहे चुंबकीय फ्लक्स फाई बराबर समीकरण है आपके पास AT स्क्वायर प्लस BT प्लस C। इसमें क्या करना है, पहला पार्ट A, V तथा C के मात्रक आपको बताने हैं, ठीक है। तो जैसे क्या है आपका विमीय सूत्र होते हैं, उसी तरह से ये भी है
इसकी विमा इसके बराबर, इसकी विमा इसके बराबर, इसकी विमा इसके बराबर। इसी प्रकार से मात्रक भी बराबर होते हैं, अर्थात यहाँ से AT² का मात्रक बराबर हो गया आपका फाई का मात्रक। हमें निकालना किसका, ए का, तो ए का मात्रक बराबर हो जाएगा फाई का मात्रक और बटे में आपका T² का मात्रक। तो देखिए यहां से फाई क्या है, चुंबकीय फ्लक्स है, इसका जो होता है वो वेबर होता है, वेबर, और समय का 8 सेकेंड, तो वेबर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया, और क्या इसका ही मात्रक हो गया वेबर पर सेकेंड स्क्वायर। ऐसे यहां पर क्या है, VT का मात्रक बराबर फाई का मात्रक, अर्थात सीधे हम निकाल सकते हैं V का मात्रक बराबर हो जाएगा आपका किसके, फाई का मात्रक, फाई का मात्रक बटे T का मात्रक। फाई का मात्रक वेबर और समय का हो गया आपका सेकेंड। तो इस तरह से जो V का मात्रक है वो आपका वेबर प्रति सेकेंड आ गया, ये आप समझ गए होंगे, बहुत इजी है। और C का मात्रक देखें, C का मात्रक जो है इसके मात्रक के बराबर होता है, C का मात्रक बराबर इसके हो जाएगा फाई का मात्रक, और फाई का मात्रक होता है वेबर। तो इस तरह से ये तीनों मात्रक आपने देख लिए, बहुत ही आसान है। अब क्या करें, इसमें ABC सभी और T की वैल्यू दे रखी है, इसके बाद आपको प्रेरित विद्युत वाहक बल ज्ञात करना है। यहाँ से समझने, इसको देख लेंगे एक बार, फिर आगे बात करते हैं। शायद आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पार्ट की ओर, दूसरा पार्ट आपको दिया हुआ है इसमें, यहाँ CV है। दूसरा पार्ट है आपका A बराबर 0.3, B बराबर 0.6 और C बराबर 0.8 मात्रक। चलिए, और T की वैल्यू कितनी रखी है, T बराबर 2 सेकेंड। तो अब आपको ज्ञात क्या करना है, प्रेरित विद्युत वाहक बल ज्ञात करना है, प्रेरित विद्युत वाहक बल, इस मान E आपको ज्ञात करना है। E बराबर क्या होता है हम जानते हैं, माइनस d फाई V अपान में क्या होता है dt। अगर B नहीं लगाएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे B नहीं है तो B यहाँ भी नहीं लगाएंगे हम, यानी कि d फाई ओवर dt हमें पहले निकालना है। तो हम इसको जो समीकरण 1 है, समीकरण 1 डाल लेते हैं। समीकरण 1 का T के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करेंगे तो क्या आ गया यहाँ पे, d फाई ओवर dt बराबर, एक कांस्टेंट है इसको बाहर ले लीजिए, तो dt² अपॉन में dt प्लस b कांस्टेंट है तो dt ओवर dt प्लस dc ओवर dt। तो देखिए अवकलन कैसे करते हैं, जैसे मान लीजिए क्या लिखा है, dx² अपॉन dx लिखा होगा, तो क्या होता है इसकी जो घात है वो पहले ले आते हैं और साथ में इसकी घात में कम कर देते हैं, अर्थात 2x हो गया इसका। इसी तरह से यहां पर भी कह सकते हैं आप, या कैसे देखो T² है जिसका हो जाएगा 2t, तो हो जाएगा 2at प्लस यहाँ t का 1 है तो यहाँ b गुणा 1 अर्थात b आएगा केवल, कांस्टेंट का हो गया 0, तो ये d फाई होगा dt। इसकी वैल्यू निकाल लीजिए, सारे मान रख लीजिए यहाँ से, तो क्या होगा 2 गुणा a का मान कितना है 0.3, t का मान 2 है और b का मान आपको कितना है 0.6,
तो क्या हो जाएगा ये 4×3 12 1.2 प्लस 0.6 तो आपका हो गया d5/dt बराबर हो गया 1.8। अब चूंकि विद्युत वाहक को निकालना है तो क्या हो जाएगा यहां से विद्युत वाहक बल E बराबर -d5/dt। तो यहाँ से 5 आप मान निकाल ही चुके हैं तो -1.8 वोल्ट। इस तरह से आपका विद्युत वाहक बल आ गया। और स्टूडेंट्स ये आपका सन 2020 का पहला सेट 346 XS जो है आपका कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छा लगा होगा। और साथ में हम ये भी अपेक्षा करते हैं जो स्टूडेंट्स हमारा चैनल पहली बार देख रहे हैं और उसका लाभ उठा रहे हैं वो सब्सक्राइब जरूर करें। आपको आने वाले नेक्स्ट वीडियो स्टडी जब ही मिल पाएगी जब आप उसको सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट भी करेंगे कि मैं कैसा पढ़ाता हूँ इस तरह से। साथ में जो हम नोट्स आपके हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे या प्लेलिस्ट में डाल देंगे जल्दी ही। तो थैंक यू आज के लिए।